हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे जो कि कई बच्चे बार बार कह भी रहे थे कि सर आने वाले एग्जाम्स के लिए जो ज्योग्राफी पूछी जाती है, जो कि आप बोल सकते हो 6 to 8 के लिए ईवीएस पूछी जाती है, या फिर 1 to 5 के लिए जो कुछ थोड़े बहुत टॉपिक्स आपके ज्योग्राफी से पूछे जाते हैं, वो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं, वो भी एनसीईआरटी बुक्स के अनुसार। क्योंकि आप सभी को पता है, अगर आप टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो और वो भी सेंट्रल लेवल या दिल्ली के लेवल पर, तो सबसे बेस्ट बुक्स कौन सी होती है? एनसीईआरटी। ओके, तो आज से मैं आपका भूगोल, जिसे आप इंग्लिश में जिसे ज्योग्राफी कहते हो, वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहेगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हो डीके गुप्ता ऑनलाइन वीडियोस फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। चलिए शुरू करते हैं। तो ये है आपकी विषय सूची कंटेंट क्लास 6 की बुक का, तो जिसमें आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वो पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि चैप्टर का नाम क्या है हमारा? सौरमंडल में पृथ्वी, यानी कि जो हमारा सोलर सिस्टम है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो नोटबुक निकालिए और आज की डेट डालिए, लिख लीजिए चैप्टर यानी कि अध्याय 1 सौरमंडल में पृथ्वी। तो दोस्तों, जैसे कि मैं आपको पढ़ाता हूं, पहले से मैं आपके लिए हाईलाइटेड पॉइंट रख के रखता हूं, ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई समय व्यर्थ ना हो। मैं सारे बस मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ने, पूरे के पूरे चैप्टर को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। और दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर आप डीएसएसबी केवीएस के आने वाले एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल ये आपको तैयार करना चाहिए। यहां से लास्ट ईयर डीएसएसबी में भर भर के क्वेश्चंस पूछे गए थे। ओके, चलिए पहला पॉइंट क्या लिख रखा है? पहला लिख रखा है, आप पूर्ण चांद को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चांद वाली रात पूर्णिमा होती है। ओके, अगर आपसे पूछा जाए कि 1 महीने में पूरा चांद कितनी बार दिखाई देता है, तो 1 बार दिखाई देता है। और कब दिखाई देता है? तो पूर्णिमा की रात को दिखाई देता है। फिर 15 दिन बाद आप इसे नहीं देख सकते। यह नए चांद की रात्रि या फिर अमावस कहलाती है या होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि चांद पूरी तरीके से जब गोल हो जाता है उसको क्या कहा जाता है, तो पूर्णिमा कहा जाता है। और जब चांद पूरी तरह से गायब हो जाता है उसको क्या कहा जाता है? तो अमावस कहा जाता है। ओके, दोनों पॉइंट ध्यान रखिएगा, पूछे जाने के चांसेस हो सकते हैं। आगे बढ़ें तो आगे लिख रखा है, सूर्य, चंद्रमा तथा वह सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है क्या कहलाती है? खगोलीय पिंड कहलाती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि खगोलीय पिंड क्या होती है, तो चंद आपके आसमान में वो रात के समय जो भी चीज चमकेगी ना, वो क्या कहलाएगी? आपकी खगोलीय पिंड कहलाएगी। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट और आगे की तरफ चलें तो आपके लिए हाईलाइटेड पॉइंट मैंने और कर रखे हैं चित्र में। जैसे कि आप देख सकते हो कि ध्रुव तारे को देखा जा रहा है, वहां से भी क्वेश्चंस पूछा जाता है। कई बार आपकी ईवीएस में भी पूछ लिया जाता है। ध्यान रखिएगा, पेपर 1 के लिए ईवीएस की तैयारी कर रहे हो तो यहां से क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं आपको। ओके, चलिए आगे बात करें तो लिख रखा है, देखो, रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। और ये क्या कहलाती है? तो ये नक्षत्र, या आपका जो नक्षत्र मंडल होता है वो कहलाती है। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाए नक्षत्र मंडल क्या होता है, तो रात्रि के समय जो आपके आसमान में बने हुए अलग अलग तारों के विभिन्न समूह होते हैं उन्हीं को ही नक्षत्र मंडल कहा जाता है। ओके, जिसमें अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि अकर्स मेयर हो गया, बिग बियर हो गया। तो ये सारे के सारे क्या हो गए? वो इसी नक्षत्र के अंदर आते हैं। आगे की तरफ जाएं तो वहां पर बोल रखा है आपको कि बहुत आसानी से पहचानने पर, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बहुत आसानी से पहचानने में आने वाला नक्षत्र जो है वो है आपका सप्तऋषि। अब ये सप्तऋषि कौन सा होता है? तो 7 तारों का एक समूह होता है, उसी को ही सप्त मतलब 7 होता है। तो 7 तारे को समूह को क्या कह दिया? सप्तऋषि कह दिया। ओके, यह जो तारा होता है वो कितने समूह का होता है? तो 7 तारों का ये समूह होता है। जैसे कि आप चित्र में आओ तो चित्र में देख सकते हो आप, यहाँ पर आपके ऊपर की तरफ से 7 तारे आ रखे हैं। ओके, तो वहीं से ही लड़की नीचे के 2 तारों को देखकर एक लाइन खींच रही है, जो कि काल्पनिक रेखा है, और जो सीधी रेखा कहा जाती है आपकी ध्रुव तारे की ओर जाती है। अब ये क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है कि ध्रुव तारा जो होता है वो कौन सी दिशा में दिखाई देता है। तो पढ़िए यहाँ पर क्या लिखा है, प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे।
उत्तरी, ध्यान रखिएगा, उत्तरी तारा इंपॉर्टेंट है, उत्तरी तारा उत्तरी दिशा को बताता था, जिसे क्या कहा जाता था, ध्रुव तारा ही कहा जाता था। अगर आपसे पूछा जाए उत्तरी तारा कौन सा है तो ध्रुव तारा को ही उत्तरी तारा कहा जाता है, क्योंकि ध्रुव तारा एक ऐसा तारा है जो अपनी स्थिति नहीं बदलता, वो हमेशा ही उत्तर दिशा में स्थित रहता है। ओके, और आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफी बार पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। नीचे की ओर आए तो यहाँ पर आपके कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं, क्या पॉइंट है, चलिए एक एक करके मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि कुछ खगोलीय पिंडों में अपने प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वह तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। जैसे कि हम जिस ग्रह पर रहते हैं इसकी अपनी कोई रोशनी नहीं होती, ये कहाँ से रोशनी प्राप्त करता है, सूर्य से। अगर अपनी खुद की रोशनी जिसकी नहीं होती, वो सूर्य किसी अन्य तारों से प्रकाश जो होता है, क्योंकि सूर्य भी एक तरह का क्या है, तारा है, ध्यान आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपको वहां पर एक कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। ओके, तो तारों से प्रकाश जो प्रकाशित होता है, तारों से जो प्रकाश लेता है, उनको ही हम क्या कहते हैं, पिंड यानी कि ग्रह कहते हैं। आगे बात करें तो ग्रह जो है वो अंग्रेजी शब्द में उसको क्या कहा जाता है, तो प्लैनेट कहा जाता है, जो कि ग्रीक भाषा के इंपॉर्टेंट है। प्लैनेट शब्द यानी कि ग्रह शब्द जो था उसको इंग्लिश में प्लैनेट कहा जाता था, जो कि ग्रीक भाषा से लिया गया है। जो कि कौन से शब्द से लिया गया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो वो लिया गया ना आपके प्लेंटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, उसका अर्थ होता है आपका परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाले। ओके, क्योंकि हमें भी, आपको भी पता है पृथ्वी जो है वो चारों ओर अपने अक्ष पर भी घूमती है और सूर्य की चारों ओर चक्कर भी काटती है। ओके, तो चारों ओर घूमने वालों को ही क्या कहा जाता है, परिभ्रमक कहा जाता है। आगे की ओर बात करें तो पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है, यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा है। आप देख सकते हो, मैंने आपको अभी बताया था, अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी से सबसे नजदीक तारा कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा सूर्य है। आगे बात करें तो पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे कि चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। अब अगर आपसे पूछा जाए कि बहुत अधिक दूरी से देखने पर चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के बहुत अधिक दूरी पर है, लेकिन फिर भी हमें वो थोड़ा सा बड़ा दिखता है, वो किस कारण दिखता है, आगे हम पढ़ेंगे तो वो आपको पता चल जाएगा। ओके, थोड़ा सा नीचे की ओर आओगे तो यहाँ आपका पूरा का पूरा जो हमारा सोलर सिस्टम है, सौर मंडल है, वो यहाँ को देखने को आपको मिल जाएगा। और यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। क्या क्वेश्चंस है वो मैं आपको बताता हुआ चलता हूँ। ओके, तो सबसे पहले आप देख सकते हो जैसे कि सूर्य यानी कि सन दिख रहा है, उसके सबसे पास जो ग्रह होता है, कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि सूर्य के सबसे नजदीक वाला ग्रह कौन सा है या सूर्य के सबसे दूर वाला ग्रह कौन सा है हमारे सौरमंडल के अनुसार। तो ध्यान रखिएगा इसको, और आगे जाकर इसकी एक ट्रिक भी दे रखी है इस बुक के अंदर, वो भी मैं आपको पढ़ा दूंगा। तो यहाँ पर बेसिक से बात करी जाए तो सूर्य के जो सबसे नजदीक ग्रह आता है वो है बुध, जिसे इंग्लिश में मरकरी कहा जाता है। ओके, उसके बाद आ जाता है वीनस, जिसे शुक्र कहा जाता है। उसके बाद आ जाता है हमारा अर्थ, जिसे पृथ्वी कहा जाता है हिंदी में। और उसके बाद आ जाता है मंगल, जिसे मार्स कहा जाता है। ओके, तो ये चार लाइन वाइज ध्यान रखिएगा, सूर्य के नजदीक जो है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। इसके बाद आते हैं आपके छिद्र ग्रह। अब ये शुद्ध ग्रह, जिसे आप शुद्र ग्रह भी बोल देते हो कई बार। ओके, तो ये छिद्र ग्रह जो होते हैं वो कई बार आपसे एक क्वेश्चन जो लास्ट ईयर डीएसएसबी में पूछा गया था कि छिद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच में आपको देखने को मिलते हैं। तो देख सकते हो आपके लेफ्ट हैंड साइड में मंगल ग्रह है और राइट हैंड साइड में बृहस्पति, जो कि जुपिटर है, जो कि हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ओके, तो इन दोनों के बीच में आता है आपका छिद्र ग्रह। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। मंगल और बृहस्पति के बीच में आता है छिद्र ग्रह। उसके बाद में आता है हमारा शनि, जिसे सैटर्न, उसके बाद में आपका यूरेनस और उसके बाद में नेपच्यून। ओके, तो ये 8 ग्रह हैं हमारे सौर मंडल पर। अब यहां से पूछ लिया जाता है कि सबसे ज्यादा जो अपने, क्योंकि आप सभी को पता है जो चक्कर काटते हैं, एक तो सूर्य के चारों तरफ चक्कर काटते हैं ग्रह, और साथ ही साथ में अपने अक्ष पर भी चक्कर काटते हैं,
ओके। तो डायरेक्टली कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर जो चक्कर काटती है वो कितने दिन में पूरे काटती है। वो तो हम पृथ्वी पर रहते हैं, हमें पता है एक ही दिन में दिन और रात हो जाती है। ओके, तो पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर एक दिन में चक्कर काट लेती है और सूर्य के चारों तरफ कितने दिन में घूमती है, तो 365 दिन में घूमती है। ओके, तो कई बार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो नीचे की तरफ आप स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा मैं आपको जूम आउट कर देता हूं, दिख जाए आपको अच्छे से। तो यहां देख सकते हो सभी ग्रहों की अलग अलग स्थिति बता रखी है कि कौन सा किस किस चक्कर में काटता है, लेकिन यहां से केवल हमें वो पढ़ना है जो कि सबसे ज्यादा और सबसे कम में लगाता है। ओके, क्वेश्चंस आपके वहीं से ही पूछे जाते हैं। तो पहली बात करें जाए अगर कि सूर्य के जो चक्कर वो काटता है यानी कि जो परिक्रमा करती है वो सबसे ज्यादा कौन लगाता है समय। ओके, तो सबसे ज्यादा समय वही लगाएगा जो कि क्या होगा आपका सबसे आपका लास्ट में होगा। ओके, तो अगर आप देखो नेपच्यून जो है वो सूर्य के चारों ओर, देख सकते हो आप यहाँ पर नेपच्यून जो है वो सूर्य की ओर चारों ओर जो परिक्रमा करता है वो कितने दिन में करता है, तो वो करता है 164 साल में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बृहस्पति जो है वो भी करता है लेट, लेकिन वो 11 साल लगाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, जैसे कि सूर्य के चक्कर हमारी पृथ्वी लगाती है, यानी कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है कितने, 365 दिन में। लेकिन जो नेपच्यून है वो सूर्य के जो चक्कर लगाती है वो कितने साल में लगाती है, 164 साल में एक चक्कर लगाती है। देख सकते हो कितना लंबा समय लेती है, क्योंकि वो है सोलर सिस्टम में सबसे आखिरी में होने के कारण जो उसका चक्कर है वो बहुत बड़ा हो जाता है। इसके कारण वो 164 साल लगाती है पूरे के पूरे सूर्य को चक्कर लगाने में एक। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ओके, अब क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा किस ग्रह के चंद्रमा है। ओके, जैसे कि पृथ्वी पर एक ही चंद्रमा है, साथ ही साथ में आपके मंगल के 2 चंद्रमा है। ओके, तो ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि सबसे ज्यादा चंद्रमा किस ग्रह के हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ओके, तो सबसे ज्यादा जो आपके चंद्रमा होते हैं वो 2 ग्रह के हैं, दोनों के लगभग में आंसर है। एक बृहस्पति है, उसके भी लगभग 53 चंद्रमा है, और शनि है, उसके भी लगभग 53 चंद्रमा है। ओके, बाकी के चेक करोगे तो आपको यहां से देखने को मिल जाएगा कि बुध और शुक्र का कोई चंद्रमा नहीं होता है। पृथ्वी का एक है, मंगल के 2 हैं, बृहस्पति के जैसे कि मैंने बता दिया आपको 53 है, शनि के भी 53 है, यूरेनस के आपके 27 हैं, और नेपच्यून के 13 है। इसलिए 2 ग्रह एक ऐसे हैं जिसके सबसे ज्यादा चंद्रमा है, बृहस्पति और शनि दोनों के लगभग 53 है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा। ओके, तो ऐसे करके यहां से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। पूरा आपके सामने चार्ट है, जब भी आप एग्जाम देने जाओगे एक बार नजर जरूर डाल लीजिएगा, आपको यहाँ के सारी की सारी जानकारी आपके माइंड में फिट हो जाएगी। नहीं तो आप रोज एक यहाँ पर से तैयार कर सकते हो। आपको रोज एक पढ़ना है, ज्यादा नहीं, रोज आपको एक पढ़ना है। 1 महीने के अंदर ये सारे के सारे आपको ध्यान हो जाएंगे कि कौन सा कितने साल लगता है, कौन सा कितना समय लगता है और किसके कितने चंद्रमा है। ओके, चलिए आगे की ओर चलते हैं। नीचे की ओर आए तो यहाँ पर देखो लिख रखा है कि हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, किसी के 1 हैं, किसी के 2 हैं, किसी के 53 है। क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा। ओके, तो हमारे पृथ्वी की तरह अन्य 7 और ग्रह हैं, तो टोटल मिलाकर कितने हो गए, 8 ग्रह हो गए। ओके, पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा। पहले 9 ग्रह माने जाते थे, लेकिन प्लूटो को जो लास्टवा ग्रह था उसको बोने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया था 2006 में, इसलिए वहां को उसको सौर मंडल में अब नहीं गिना जाता। तो टोटल 8 ही ग्रह गिने जाते हैं। ओके, आगे बात करी जाए तो सौर मंडल की बात करी गई है कि सूर्य 8 ग्रह, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे कि छिद्र ग्रह। अब ये छिद्र ग्रह कौन से होते थे, जिसे क्षुद्र ग्रह भी बोल सकते हो आप, जो कि मैंने आपको बोला था, वो छोटे छोटे से एक ग्रह ही थे ये पहले भी, लेकिन बिग बैंग थ्योरी के बाद, बड़े विस्फोट के बाद ये जो प्लैनेट्स थे वो अलग अलग टूट गए, जिनके कुछ भाग में बट गए थे, उन्हीं को ही क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट बात करें नीचे की ओर सूर्य के बारे में, क्या लिख रखा है, सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैस से बना है।
इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद भी यह हमसे बहुत दूर है। कितना दूर है? तो सूर्य जो है वो पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा कि सूर्य जो है वो सौरमंडल को क्या करता है? बांध के रखता है अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स में। सूर्य जो है वो बहुत गर्म गैसों से बना हुआ है, लेकिन उसकी ताप हमें इतनी महसूस नहीं होती। गर्मी के दिनों में भले हमें गर्मी परेशान करती है, लेकिन उतनी नहीं कि हमारी खालों को जला दे। ओके, लेकिन है कितना? बहुत गर्म है वो। उसकी गर्मी इतनी महसूस नहीं होती क्योंकि पृथ्वी से लगभग वो कितना दूर है? तो 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। क्वेश्चंस पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा। राइट हैंड साइड में आप देखोगे, लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहाँ पर शब्द की उत्पत्ति दे रखी है आपकी। कौन से शब्द की? ज्योग्राफी शब्द की, जो कि कहाँ से आया है? तो ग्रीक भाषा से आया है। ओके, तो नीचे आप देख सकते हो जियोलॉजी, जियो आपके अलग अलग तरीके से दे रखा है, उनको आप पढ़ सकते हो। बहुत छोटा छोटा दे रखा है। ओके, तो उनको पढ़ सकते हो कि कौन से शब्द की उत्पत्ति है। क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा, पूछा बस इतना ही जाएगा कि ज्योग्राफी शब्द की कहां से आया है? तो ग्रीक भाषा से आया है। ओके, नीचे की ओर आए तो ग्रह के बारे में बोल रखा है। क्या बोल रखा है? कि हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह है। सूर्य से दूरी के अनुसार वह है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून, जो कि मैं ऑलरेडी आपको फिगर के अनुसार बता चुका हूं। ये इसका क्रम है सूर्य की दिशा की ओर। सूर्य के सबसे नजदीक में कौन सा ग्रह है? बुध, और सबसे दूर कौन है? नेपच्यून। उसी के अनुसार ये आपको क्रम दे रखा है। जो कि ट्रिक इन्होंने बोल रखी है, वो ट्रिक बोल रखी है माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। मतलब मेरी मम्मी जो है वो बहुत इफेक्टिव है, काफ़ी अच्छी हैं, जो कि हमें क्या खिला रही हैं? जो हमें क्या दे रही हैं? वो हमें नट्स दे रही है, मूंगफली, बादाम, कुछ भी मान सकते हो। ओके, तो ये ट्रिक इन्होंने बना रखी है। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो माई का एम ले लिया, जिससे क्या बन गया आपका? मरकरी। वी से वेरी का वी ले लिया, जिसका बन गया वीनस। आपका एफिशिएंट से ले लिया ई, जिसका बन गया अर्थ। मदर से ले लिया एम, जिसका क्या बन गया? मास। उसके बाद में ले लिया क्या? जे, जस्ट से जे, जो कि जुपिटर। सर्व से लिया एस, जो कि सैटर्न। यू से यूरेनस और एन से नेपच्यून। अगर आपको ध्यान नहीं रहता है तो इस चीज से भी आप इसको ध्यान रख सकते हो। ओके, नेक्स्ट नीचे की ओर आए तो लिख रखा है सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। जो कि मैंने आपको बोला था, अलग अलग ग्रह को सूर्य के चक्कर काटने में कितना दिन लगता है। सबसे ज्यादा किसको लग रहा था? नेपच्यून को लग रहा था। ओके, लगाते हैं। यह रास्ते कैसे होते हैं? तो दीर्घवृत्ताकार में होते हैं। क्वेश्चन पूछा जाए तो किस प्रकार से वो लगाते हैं? गोल नहीं लगाते, वो अंडेकार शेप में लगाते हैं। ओके, कहीं आपसे ये ध्यान रखिएगा, सूर्य के जो चक्कर लगाते हैं वो पृथ्वी, कोई भी ग्रह हो, वो गोल, एकदम गोल नहीं लगाते, वो अंडे की तरह, जैसे अंडे का शेप होता है ना, उस प्रकार से लगाते हैं। उसी को क्या कहा जाता है? दीर्घवृत्ताकार कहा जाता है। ओके, में फैला हुआ है, यह कक्ष कहलाता है। बुध सूर्य का सबसे नजदीकवा ग्रह है। अगर आपसे पूछा जाए कि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? जो कि बुध है, जो कि अपने कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल ध्यान रखिएगा 88 दिन का समय लगता है। ओके, और शुक्र जो है वो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। अगर आपका पूछा जाए कि पृथ्वी के ट्विन सिस्टर किसे माना जाता है, तो वो किसको माना जाता है? शुक्र को माना जाता है, जो कि साइज में सिमिलर है इसलिए। ओके, क्वेश्चन पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा। जैसे कि मैंने आपको बोला, प्लूटो को क्या मान लिया गया था? बोना ग्रह मान लिया था। यहाँ पर देख सकते हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, नीचे की ओर आए तो कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखे हैं आपके। क्या दे रखे हैं? तो यहाँ पर पृथ्वी के बारे में दे रखा है। क्या बोल रखा है? कि सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। और आकार में जो था वो पृथ्वी कौन से नंबर पे आता है? 5वें नंबर पर आता है। जैसे कि सबसे बड़ा ग्रह जो है वो कौन है हमारे सौरमंडल में? वो है हमारा जुपिटर। ओके, बृहस्पति। उसी आकार पर 5वें नंबर पर कौन सा आता है? तो हमारी पृथ्वी आती है। सूर्य की दिशा से तीसरे नंबर पर, आकार की दृष्टि से 5वें नंबर पर आती है पृथ्वी। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जैसे कि आप अपने घर में हाइट के अनुसार सबसे बड़े हो सकते हो, लेकिन उम्र के अनुसार सबसे छोटे भी हो सकते हो। ओके, उसी प्रकार से आकार के हिसाब से जो पृथ्वी है वो 5वें नंबर पर आती है, और सूर्य की दिशा से
तीसरे नंबर पर आती है। आगे बात करें जाए तो यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण है कि इसके आकार में भू आभ कहा जाता है। ओके, अब इसके आकार को क्या कहा जाता है? भू आभ कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी कैसी है तो गोल नहीं बोल सकते आप, हमारी पृथ्वी पूरी गोल नहीं है, ऊपर नॉर्थ पोल की तरफ और नीचे साउथ पोल की तरफ थोड़ी सी चपटी हुई है, इसी चपटे के कारण इसको भू आभ कहा जाता है। अब भू आभ अगर आपसे पूछा जाए कि भू आभ का अर्थ क्या है तो पृथ्वी जैसा, यानी कि पृथ्वी के समान। क्यों? क्योंकि पृथ्वी ऊपर और नीचे से क्या है, नॉर्थ पोल साउथ पोल से थोड़ी सी चपटी हुई है। ओके, नीचे की तरफ आए। नीचे की तरफ आने से पहले यहाँ पर देख सकते हो आप, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या आप जानते हैं, क्या जानने की बात की गई है कि प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। ध्यान रखिएगा, प्रति घंटा नहीं, प्रति सेकंड है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाए तो प्रकाश की गति लगभग कितनी बताई गई है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड बताई गई है। आगे बात करी जाए, इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितने मिनट का समय लगता है? तो 8 मिनट। वैसे 8 मिनट 10 सेकंड का लगता है, लेकिन हम एनसीईआरटी के अनुसार चलेंगे तो कितना बोल रखा है? वो 8 मिनट बोल रखा है। ओके, तो सूर्य की जब किरणें निकलती हैं तो पृथ्वी तक आने आते उसको कितने मिनट लग जाते हैं? 8 मिनट लग जाते हैं, इतनी स्पीड के होने के बावजूद। ओके, और पृथ्वी जो है वो पूरा का पूरा पानी से 71% पानी से ढका हुआ है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? आपका नीला ग्रह कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नीचे बोल रखा है आपका रोचक तथ्य, जो कि ईवीएस में भी कई बार पूछा जा चुका है, कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने 21 जुलाई 1969 आपका 1969 में सबसे पहले चंद्रमा को सतह पर कदम उन्होंने रखा था। यानी कि पृथ्वी से चंद्रमा पर जाने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन थे? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। कब थे? 21 जुलाई को गए थे वो। कब? तो 1969 में। आगे की ओर चलें तो यहाँ पर चंद्रमा के बारे में कुछ बातें बोल रखी हैं। क्या बोल रखी है? कि हमारे पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, और वो कौन सा है? तो वो है चंद्रमा। बाकी और उपग्रह भी हैं, लेकिन वो मैनमेड है, प्राकृतिक रूप से नहीं है। प्राकृतिक रूप से केवल एक ही है, जो कि चंद्रमा है। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और यह लगभग हमसे कितनी किलोमीटर दूर है? तो देख सकते हो 3,84,400 किलोमीटर दूर है। ओके, चलिए अब यहाँ पर देखो, उपग्रह जो होते हैं, यहाँ पर कुछ डेफिनेशन दे रखी है, आप पढ़ सकते हो कि उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार से चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य की चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ओके, और वहीं पर ही मानव निर्मित उपग्रह के बारे में भी बोल रखा है, जो कि अलग अलग प्रकार के नीचे उदाहरण भी दे रखे हैं, जैसे कि इनसेट, ये थोड़ी सी हिंदी में है तो IRS, शायद हाँ यही है, IRS और एडोसेल्ट। ओके, तो ये कुछ उपग्रह हैं जो कि मानव निर्मित मैनमेड है। ओके, तो क्वेश्चन पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, पृथ्वी का केवल एक ही प्राकृतिक है और वो है चंद्रमा। चलिए नीचे की तरफ आए तो यहाँ पर देखो क्या लिख रखा है। लिख रखा है चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। अगर आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा इस बात को, क्योंकि चंद्रमा क्या है, वो चक्कर लगाती है ग्रहों के, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में लगा लेती है? 27 दिन में लगा लेती है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ओके, और लगभग इतने ही समय में वो अपने अक्ष पर भी एक चक्कर लगाती है, जैसे कि अपने ही स्थान पर घूमना और अपने मम्मी की चारों तरफ घूमना। ओके, तो उसी प्रकार से चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के 27 दिन में चक्कर लगाती है और अपने अक्ष पर भी 27 दिन में ही लगभग चक्कर एक लगा पाती है। आगे बात करी जाए तो छिद्र ग्रह के बारे में कुछ बातें बोल रखी हैं। क्या बोल रखा है कि तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य, ध्यान रखिएगा, छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इन पिंडों को छिद्र ग्रह कहते हैं, जो कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जो कि मंगल और बृहस्पति के बीच में चक्कर काटते हैं। ओके, उन्हीं को ही क्या कहा जाता है? छिद्र ग्रह जाता है। यह क्या बोल रखा है? यह मंगल एवं बृहस्पति के कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। किसके बीच पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच। अगर आपसे पूछा जाए कि छिद्र ग्रह जो है वो किन ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं आपके मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में। ओके,
नीचे की तरफ आए तो यहाँ पर कुछ उल्का पिंड के बारे में बात कर रखी है, और उल्का पिंड मैंने अभी आपको बताया कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े उल्का पिंड कहलाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, जो कि नीचे की तरफ यहाँ पर आपके आकाश गंगा में अलग अलग प्रकार की चीजें देखने को मिलेगी। ओके, तो उन्हीं को ही क्या कहा जाता है, उल्का पिंड। अगर आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट नीचे की ओर आप ध्यान रखिएगा, आकाश गंगा क्या होता है, आपका ब्रह्मांड क्या होता है, या फिर पृथ्वी क्या होती है, वो सारी की सारी चीजें आप आओ नीचे तो वहां पर आप फिगर में देख सकते हो कि एक लेडी यानी कि एक बच्ची को बनाया गया है, जो हम कहाँ पर रहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा ही एग्जांपल ले लो कि वो जो चित्र में मैं हूं, हम कहाँ रहते हैं, पृथ्वी में। पृथ्वी किसका भाग है, एक सौरमंडल का भाग है, यानी कि सोलर सिस्टम का भाग है। सोलर सिस्टम किसका भाग है, आकाशगंगा का। अब आकाशगंगा में पता नहीं कितने और सौरमंडल होंगे, हमें नहीं पता। ओके, नीचे की ओर आए तो आपका आकाशगंगा किसका भाग है, वो ब्रह्मांड का भाग है। ओके, तो इस प्रकार से देख सकते हो, पृथ्वी सौरमंडल का, सौरमंडल आकाशगंगा का, आकाशगंगा ब्रह्मांड का क्या है, भाग है। तो इस हिसाब से पूरा का पूरा देख सकते हो कि ब्रह्मांड कितना बड़ा होगा, सोच सकते हो इसके बारे में। क्यों, क्योंकि देखो सौरमंडल में कितने हमारे हैं ग्रह, 8। अब 8 ग्रह, कितने प्रकार के, कितने ग्रह, 8 ग्रह सौरमंडल आकाशगंगा में होंगे, और उसी प्रकार से कितने आकाशगंगा ब्रह्मांड में होंगे। तो उस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हो कि हमें केवल छोटी सी चीज है पृथ्वी के ऊपर। ओके, तो यहां पर आकर आपका पूरा का पूरा चैप्टर ये कि काफी लंबा था लेकिन खत्म हो जाता है। लेकिन नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट सही और गलत क्वेश्चंस दे रखे हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन देखो क्या बोल रखा है कि किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा ग्रह के नाम से यानी कि ट्विंस कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है, शुक्र को कहा जाता है, पढ़ाया था मैंने आपको नीचे। और यही क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ध्यान रखिएगा, सिमिलर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रखा है सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है। तो मैंने आपको बोला हमारा पृथ्वी जो है वो सूर्य से तीसरे नंबर पर आता है और साइज में 5वें नंबर पर आता है। नीचे की तरफ आए तो सभी ग्रह सूर्य की चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं। तो बोला था मैंने आपको अंडाकार यानी कि दीर्घ वृत्ताकार में चक्कर लगाते हैं। ओके, नेक्स्ट है ध्रुव तारा से किस दिशा का ज्ञान होता है। तो उत्तर दिशा का ज्ञान होता है क्योंकि वो हमेशा उत्तर दिशा में स्थित होता है। नेक्स्ट है क्षुद्र ग्रह किस कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। तो किसके बीच पाए जाते हैं, तो मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बिल्कुल सही आंसर था। ओके, ये सेम 5 क्वेश्चन जो हैं इसमें से 2 क्वेश्चन सिमिलर ऐसे के एज इट इज आपके पूछे जा चुके हैं डीएसएसबी में। इसलिए आप पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद अगर आपने ध्यान लगाया होगा तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको कुछ भी मुश्किल नहीं आई होगी। ओके, तो कुल मिलाकर ये था आज का अपना पूरा का पूरा हमारा चैप्टर। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। तो ये था आज का हमारा पहला टॉपिक ज्योग्राफी का। और जैसे कि मैं आपको बोलता हूं, अगर क्लास अच्छी लगती हो तो नीचे जाके वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। और साथ ही साथ में अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ में जो बेल आइकन होगा उसको भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।